नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरानी। भाभी प्रिया की शादी पास आ रही है। आप एक हफ्ते पहले ही आ जाना। शादी के सारे काम आपको ही संभालने हैं। आपको तो पता ही है कितने काम होते हैं शादी वाले घर में। मैं तो प्रिया की रस्मों में व्यस्त रहूंगी, तो आपको ही देखना है सब। मंजू ने अपनी भाभी कल्पना को फ़ोन पर हुक्म सुना दिया। हाँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी, कहकर कल्पना ने फ़ोन रख दिया। कल्पना को पता था कि ये शब्दों की मिस्री इसलिए घोली जा रही है जिससे एक मुफ्त की नौकरानी आकर काम संभाल ले। मंजू और विवेक भाई बहन हैं। उनकी माँ पार्वती देवी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। इस वजह से बेटे बहू को हमेशा इग्नोर कर देती हैं। इसलिए कल्पना को बहुत बुरा लगता है। विवेक की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने परिवार का खर्च वो आराम से चला लेता था। उधर मंजू के पति सरकारी अधिकारी होने की वजह से घर में उनकी चलती थी। पार्वती देवी ने ही मंजू से कहा था ये शहद भरे वचन बोलने के लिए, जिससे कल्पना बेटी के घर काम में हाथ बटा दे। फोन रखते ही पार्वती देवी ने आदेश सुना दिया, विवेक से कह दूंगी समय से छोड़ आएगा तुझे। ओ माँ जी, मैं ये कह रही थी कि शादी में इतने दिन पहले तो जाना ही है, तो शादी में पहनने के लिए कपड़े अभी ले आऊँ, फिर बाजार कैसे होगा। अरे बहू, नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है। इतनी साड़ियाँ हैं तेरे पास, उनमें से ही कोई भी सी पहन लेना। कल्पना मन मसोस कर रह गई। शादी से एक हफ्ते पहले ही कल्पना अपनी ननद के घर पहुंच गई। पहुंचकर अभी कल्पना ने चाय भी ना पी थी कि मंजू ने उनके हाथ में सब्जी पकड़ा दी। भाभी फटाफट भिंडी काट कर चढ़ा दो, भाई को भी भूख लगी होगी। विवेक भी सब देखते समझते, लेकिन शायद बहन से प्यार ज़्यादा होने की वजह से चुप रह जाते। शादी का दिन आ गया था। मंजू प्रिया को लेकर ब्यूटी पार्लर चली गई। उन्हें मेकअप कराना था। उधर कल्पना सभी मेहमानों को संभाल रही थी। कभी किसी की फरमाइश आ जाती, तो कभी किसी का बच्चा दूध के लिए रोने लगता। कल्पना सब अच्छे से संभाल रही थी। वो शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वैसे भी प्रिया की शादी में क्यों हंगामा करना। जब मंजू तैयार होकर आई तो उन्होंने देखा कल्पना अब तक तैयार नहीं है। मंजू ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भाभी आप अब तक तैयार नहीं हुई, अब हम सब बैठकर आपका इंतज़ार करें। वहाँ बारात आ जाएगी तो उन लोगों का स्वागत कौन करेगा। कल्पना धीरे से बोली, आप लोग चलिए, मैं पीछे से आती हूँ। प्रिया ने मंजू से कहा, बस करो मम्मी, मामी को तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग चलिए, मामी मेरे साथ आ जाएंगी। मंडप में कल्पना एक तरफ ही बैठी थी। आज उनको पूछने वाला कोई नहीं था। यहाँ तो कोई काम था ही नहीं। जयमाला के बाद विवेक कल्पना के साथ दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जाने लगे, तो कुछ औरतें उन्हें देखकर फुसफुसाने लगीं, ये लड़की की मामी है, कैसी ओल्ड फैशन साड़ी पहनी है, कहाँ मंजू और कहाँ उनकी भाभी। ये सब सुनकर मंजू ने भाई भाभी को रोक लिया और उनका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गईं। ये कैसी साड़ी पहनी है भाभी? आपके पास एक ढंग की साड़ी भी नहीं थी क्या? मेरी नाक कटवा दी आपने तो। मुझसे ही कह दिया होता, मैं ही अपनी कोई साड़ी दे देती। हाँ, नहीं है मेरे पास ढंग की साड़ी। जितना मेरे पति कमाते हैं मैं उसमें खुश हूँ। मुझे किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। सारा दिन काम करके कोई पार्लर जैसा खूबसूरत नहीं दिख सकता। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। मुझे फ़ोटो खिंचवाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं जा रही हूँ। आप अच्छे से तैयार होकर आई हैं, आप ही फ़ोटो खिंचवा लीजिए। अपनी माता जी के साथ रिश्ते प्यार और सहयोग से बनते हैं। अगर रिश्तों में प्यार और सहयोग की कमी हो तो वहाँ रिश्ते नहीं समझौते ही होते हैं। मैं यहाँ प्रिया की खुशी में शामिल होने आई थी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे सिर्फ मुफ्त की नौकरानी समझा हुआ है। आज के बाद आपको इस नौकरानी की सेवाएं उसके आत्मसम्मान को कुचल कर नहीं मिलेंगी, कहकर कल्पना ने पार्वती देवी की तरफ देखा। अब सबकी नज़रें झुक चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दूध।
हमारे यहाँ बहुओं को दूध और मेवे नहीं दिए जाते हैं खाने को। जो हम खाते हैं वहीं तुमको भी खाना होगा बहू। सासू माँ कांति जी ने बहू रेनू से कहा। रेनू ये बात सुनकर चौंक गई, क्योंकि एक तो उसके घर में उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की गई थी, खास करके बच्चों, उसकी और उसके भाई के खाने को लेकर। और अब तो वो खुद कमाती थी, तो खाने पीने के प्रतिबंध उसके लिए असहनीय थे। रेनू ने अपने पति प्रभात को सासू माँ वाली पूरी बात बताई। प्रभात ने भी अपनी मम्मी का समर्थन करते हुए कहा, हाँ यार, दूध तो बच्चे ही पीते हैं, अब बदल लो अपनी खान पान की आदतें, हर्ज ही क्या है इसमें। रेनू समझ गई इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने सासू माँ के हिसाब से थोड़ा खान पान बदल लिया, लेकिन दिन भर ऑफिस का काम और कम पौष्टिक खाने की वजह से रेनू जल्दी जल्दी बीमार होने लगी थी। अब सासू माँ को एक नया ताना देने के लिए मिल गया था। बीमार ही रहती है हमारी बहू, पता नहीं कैसी लड़की मिल गई मेरे बेटे को। रेनू को बीमारी से ज़्यादा अब तानों से तकलीफ होने लगी थी। वो चिड़चिड़ी रहने लगी थी। बार बार पति प्रभात से उसकी बहस हो जाती थी। यहाँ ससुराल में सब लोगों को लगता या तो उसका बार बार बीमार होना एक ड्रामा है, जिससे उसे घर के कामों से छुट्टी मिल जाए। जब किसी का मन परेशान हो तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना, हर बीमारी का इलाज दवा नहीं होती है। इसी दशा को आज के समय में डिप्रेशन कहते हैं। रेनू भी शायद डिप्रेशन में जाने लगी थी। रेनू ने अपनी दीदी से इस बारे में बात की। उसने बताया कैसे उसे उसकी ससुराल में छोटी छोटी बातों के लिए टोका जाता है। ये सब बातें उसे तनाव देती हैं, जिससे उसकी सेहत भी खराब हो रही है। और सबसे बड़ी बात, उसके पति और सासू माँ को उसकी बीमारी एक ड्रामा ही लगती है। रेनू की दीदी ने उससे कहा, देखो रेनू, तुमको जवाब देना सीखना ही होगा। कोई तुम्हें टोकता है तो टोकने दो, करो वहीं जो तुम्हें सही लगे। ज़्यादा तनाव होता है तो काम से ब्रेक लो, छुट्टी पर जाओ। कोई साथ में नहीं जाए तो खुद से ही अपना मन लगाना सीखो। दीदी की बातें सुनकर रेनू का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने अगले दिन दूध वाले से कहा, भैया कल से आधा लीटर एक्स्ट्रा दूध दीजिएगा। रेनू ने अपने लिए मार्केट से हेल्थी स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स लिए और सब सामान लेकर आई। रेनू ने अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया और खाने लगी। सासू माँ ने चौंक कर पूछा, किसके लिए इतना सामान आया है? मैंने बताया था ना, हमारे यहाँ की बहुएं। माँ जी, आपके घर में कभी किसी बहू ने नौकरी भी नहीं की ना। मैं कमाती हूँ तो अपना ख्याल कैसे रखना है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। एक कड़क जवाब सुनकर सासू माँ सोचने लगी कि अब क्या जवाब दूँ। खैर उन्होंने वहाँ से जाना ही सही समझा। धीरे धीरे रेनू ने अपने लिए बोलना शुरू किया और देखते देखते उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार आने लगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।